सो आज का टॉपिक क्या है? हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है कि कोई गैस है, ठीक है, सॉलिड की लिक्विड के अंदर घुला हुआ है, अगर तुम उसके प्रेशर को बढ़ाओगे तो और ज्यादा घुलेगा। तो जितना ज्यादा तुम प्रेशर को बढ़ाओगे 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 बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो यानी कि तुम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हो, तो वो जाकर पानी सॉल्यूशन लिक्विड के अंदर और घुलता जाएगा घुल जाएगा, सॉलिडिटी बढ़ती जाएगी। तो यही हेनरी लॉ है, कोई खास माने कि कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपल है कि द एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब भी तुम बात कर रहे हो अभी हेनरी लॉ में बात कर रहे हैं गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बात कर रहा हो तो टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर के साथ भी वेरी करता है। तो टेम्परेचर को फिक्स कर दो और उसके बाद प्रेशर के साथ गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करो। जब भी ये बताए होंगे पर साइंस में जब भी एक से ज्यादा चीजों पर डिपेंड करता है तो बाकी चीजों को तुमको जिसके साथ हमको रिलेशन बताना होता है उसको छोड़ के बाकी को हमको कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो टेम्परेचर के साथ भी वेरी करता है गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर को पी से लिखा हुआ है, किसकी? गैस की इन लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, पार्शियल प्रेशर ये बोलो या प्रेशर बोल दो चलेगा। लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये मोल फ्रैक्शन की जगह तुम सॉल्युबिलिटी भी बोल सकते हो। जनरली यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इस्तेमाल किया गया, वैसे बताया गया था कि मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ये चीजें हमने बता दिया था, इसलिए जनरली वो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म इस्तेमाल करते हैं जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो। ओके, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये बोलना जरूरी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ओके, गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सब कोई भी बोल सकते हो कि सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माने जितना ज्यादा गैस की प्रेशर होगी, गैस की पार्शियल प्रेशर होगी लिक्विड के अंदर उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा। तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा मतलब कि गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, ठीक है, मतलब यही है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। आज सॉल्युबिलिटी के बदले में क्या लिख दिया? मोल फ्रैक्शन। तो तुम हेनरीज लॉ को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अभी सॉल्युबिलिटी को तुम मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मैंने लिख दिया। अब यहां से ये पार्शियल प्रेशर है, ओके, उसके बाद हमने कहा क्या कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, केएच लगा दिया। केएच बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको? हेनरीज कांस्टेंट। अब ये y = mx जैसा ग्राफ है, y = mx ओरिजिन से पास करने वाला। अब तुम सोचो ना, यहाँ पर अगर मोल फ्रैक्शन नहीं हुआ, जीरो हुआ, तो पार्शियल प्रेशर जीरो होगा। अब गैस है ही नहीं लिक्विड के अंदर तो उसका तो मोल फ्रैक्शन जीरो यानी पार्शियल प्रेशर जीरो ऑब्वियसली है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा ओरिजिन से, ओके। और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप जानते हो ना कि स्लोप जो होता है वो y = mx, यही स्लोप होता है। तो इस ग्राफ का पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का जो ग्राफ बन रहा होगा, उस ग्राफ का स्लोप जो होगा वो केएच बताएगा। केएच हेनरी कांस्टेंट है, ओके। तो तुमको पूछेगा बताओ स्लोप कहां से, स्लोप क्या चीज बताएगा, तो बोलोगे हेनरीज कांस्टेंट। अभी हेनरीज कांस्टेंट का क्या मीनिंग है अभी थोड़ा देर में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो केएच इज हेनरी कांस्टेंट। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि हेनरीज लॉ क्या है तो बस इतना लिखना है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। इतना बोल दो चलेगा, सॉल्युबिलिटी को हटा के तुम मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये ग्राफ, ये मैंने एक क्वेश्चन ये लिखना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाओ ना चलेगा, शॉर्ट टाइप में आ सकता है, ठीक है, कि हेनरीज लॉ क्या है। तो केएच तुम्हारा हेनरीज कांस्टेंट है। अब आगे बात करते हैं, केएच हैज सेम यूनिट ऑफ द प्रेशर। अब तुम सोचो यहां अगर फॉर्मूला को तुम ध्यान दोगे, फॉर्मूला को अच्छा से, तो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट तो नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस है। केएच तुम्हारा हेनरीज कांस्टेंट है, तो जो पार्शियल का दोनों बराबर है, तो जो पार्शियल प्रेशर का यूनिट होगा भाई केएच का यूनिट होगा। अगर पार्शियल प्रेशर तुम एटीएम में लेकर चलोगे, क्योंकि प्रेशर की यूनिट तुम्हारा पास्कल होता है, तो अगर पास्कल में लेकर चलोगे तो केएच की यूनिट पास्कल हो जाएगी। अगर ये एटीएम में लेकर चलोगे तो केएच की यूनिट एटीएम में हो जाएगी। माने जो प्रेशर की यूनिट होगी भाई केएच की यूनिट होगी, खत्म। जो प्रेशर की यूनिट होगी, तो अगर तुमको पूछे कि हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट क्या है, तो जो प्रेशर का यूनिट भाई, तो भाई यहां लिखा हुआ, मैंने लिखा है केएच हैज सेम यूनिट ऑफ प्रेशर। क्लियर? उसके बाद अब चूंकि ये पर क्या हम लोग आए हैं कि गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से घटती है। अगर गैस तुमको लिक्विड के अंदर घुलने जा रहा है, तुमने लिक्विड को गर्म कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो गैस वैसे फुल हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। सॉलिड के लिए सीधा था, सॉलिड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट इसके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और सॉल्युबिलिटी को हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बोला है, क्या बोला है? अरे सॉल्युबिलिटी को ही ना मोल फ्रैक्शन बोला यहाँ पे। तो गैस की सॉल्युबिलिटी गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही बोलो, गैस की पार्शियल प्रेशर गैस के सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हेनरी लॉ है। उसी सॉल्युबिलिटी को हमने मोल फ्रैक्शन बोला है। तो चूंकि टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गैस के लिए, तो तुम सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन लिख सकते हो। अब तुम बताओ यहां से, ये बात हमने अभी साबित कर दिया कि टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब चूंकि पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर देखो, तुम ध्यान से देखो, पार्शियल प्रेशर जो है वो KH × X होता है, यानी कि काई होता है मोल फ्रैक्शन। अब ये दोनों तो प्रोडक्ट है, क्या बताओ?
अब प्रोडक्ट जब कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब दोनों इनवर्सली रिलेशन होगा, है ना। तो इसको बटा में डाल दो, तो यहाँ से तुम अगर अकेला करोगे, ध्यान दो, यहाँ से अकेला करोगे इसको, इसको अकेला करो, यहाँ से अकेला करो, पी के एच को अकेला करो, के एच इक्वल टू, बताओ क्या आ जाएगा, पी बाय काय, यानी कि मोल फ्रैक्शन। हो गया ना, हो गया, अरे बोलो ना। तो अगर तुम बात करो के एच जो है वो एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, एक्स यानी कि मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली है, और यहाँ पर जो तुम्हारा ये है काय जो है वो के एच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखने से लग रहा है कि के एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काय मोल फ्रैक्शन। इसका क्या मतलब है कि सॉल्बिलिटी ज्यादा तो के एच की वैल्यू कम, सॉल्बिलिटी ज्यादा टेम्परेचर की वैल्यू कम, अगर सॉल्बिलिटी कम तो के एच की वैल्यू ज्यादा, सॉल्बिलिटी कम तो टेम्परेचर ज्यादा, यानी कि ये तो क्लियर है कि तुमको टेम्परेचर और के एच के बीच में डायरेक्टली रिलेशन है ना। तो ये तो समझ में आ गया, टेम्परेचर ज्यादा तो के एच की वैल्यू ज्यादा, टेम्परेचर कम तो के एच की वैल्यू कम। तो देखो टेम्परेचर ज्यादा सॉल्बिलिटी कम, सॉल्बिलिटी कम तो के एच की वैल्यू ज्यादा, यानी टेम्परेचर और के एच जो है डायरेक्टली रिलेशन है। तो हेनरीज कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ रिलेट होता है। देखो ये के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहा गया के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ना बोलते हैं ना, क्योंकि के एच जो है सॉलिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो के एच टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब 3 ग्राफ दे दिया तुमको, एक ग्राफ बनाया गया, मतलब कि ये हेनरीज लॉ के लिए 3 ग्राफ बनाया गया, अलग 3 अलग अलग टेम्परेचर पे एक ही गैस के लिए। तो देखो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है, ये T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, T3 टेम्परेचर। अब तुम बताओ अभी पर क्या है कि जो स्लोप होता है वो केएच होता है, स्लोप जो होता है, स्लोप जो होता है वो केएच होता है, बता दिए, ठीक है। तो अब बताओ किसका स्लोप जाता है, जिसका स्लोप जाता होगा उसका केएच का वैल्यू जाता होगा, और जिसका केएच जाता है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। तो स्लोप तो ज्यादा किसका लग रहा है बताओ, T1 का, फिर उससे कम टेम्परेचर T2 का, माने स्लोप, और फिर इसका स्लोप जो है T3 का। तो सबसे ज्यादा जिसका स्लोप होगा उसका केएच की वैल्यू ज्यादा, और जिसकी केएच ज्यादा उसकी टेम्परेचर ज्यादा। तो बताओ ऑब्वियसली T1 बड़ा है, T2 छोटा है, T3 उससे भी छोटा है। तो ग्राफिकल क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव टाइप को बना दिया, ठीक है। 100 बात की एक बात है, केएच का मीनिंग क्या सर, केएच टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर सॉल्बिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं बोलूं किसी गैस के लिए केएच की वैल्यू ज्यादा है, केएच की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब उसकी सॉल्बिलिटी कम होगी, केएच की वैल्यू कम है तो सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी। ये इंपॉर्टेंट है हेनरीज कांस्टेंट का। ओके आ जाओ, दो के वैल्यू ऑफ केएच इन वाटर, वाटर में केएच की वैल्यू हीलियम के लिए सबसे ज्यादा होता है। अब हीलियम के लिए केएच की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ओके, केएच इन वाटर, ओके, इसका मतलब है कि हीलियम की सॉल्बिलिटी कम होगी, नियन की उससे ज्यादा होगी, आर्गन से ज्यादा, जेनन की सबसे ज्यादा, माने इस सब में, ओके, सबसे ज्यादा केएच की वैल्यू एच ही क्या है। अब हीलियम का केएच का वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है कि सॉल्बिलिटी की सबसे कम होगी सब नोबल गैस में। अगर मान लो तुमको कंपैरिजन करना हो, ओके, ये सब गैस में तो हाइड्रोजन की केएच की वैल्यू ज्यादा होती है। तो ये डेटा तुमको एनसीईआरटी में दिया हुआ टेबल, दिखाता हूं मैं तुमको, ओके, टेबल नंबर 1.2, ओके, देखो टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे उसकी सॉल्बिलिटी केएच की वैल्यू दी हुई है, केएच की वैल्यू, ओके, किलो बार में दिया हुआ, बार भी प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है। चलो, तो हीलियम की केएच की वैल्यू देखो कितना है, ध्यान दो, केएच की वैल्यू कितनी है, देखो हीलियम की केएच की वैल्यू देखो 144.97, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा केएच की वैल्यू है, ओके। अब जिसकी केएच की वैल्यू सबसे ज्यादा है इसका मतलब उसकी सॉल्बिलिटी सबसे कम होगी। उसके बाद 293 केल्विन पे है, 293 केल्विन पे। और जैसे टेम्परेचर बढ़ा ना, तो देखो केएच की उसकी वैल्यू क्या हो गई। फिर देखो नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन का देखोगे, नाइट्रोजन का 293 पे 76.48 है, 76.48 है केएच की वैल्यू, और नाइट्रोजन का ही 303 केल्विन पे देखो बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ने से केएच की वैल्यू बढ़ती है, पता है ना, केएच इज डायरेक्टली टू टेम्परेचर, लेकिन सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो सॉल्बिलिटी तो यहाँ दिखाई रही है, बस खाली केएच और टेम्परेचर दिया हुआ, ठीक है। तो टेम्परेचर और केएच में डायरेक्टली रिलेशन होता है, इस बात को समझना है, ठीक है। और जिसकी केएच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉल्बिलिटी उसकी कम होगी। इस टेबल को देख के आइडिया लग रहा है कि वो हीलियम की सॉल्बिलिटी, ओके, सबसे कम होगी क्योंकि इसकी केएच की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा है कि नहीं केएच की वैल्यू, हाँ, अब बाकी सबकी तो कम है। अब देखो फॉर्मल्डिहाइड का, देखो फॉर्मल्डिहाइड का तो केएच की वैल्यू बहुत कम है, केएच की वैल्यू बहुत कम है, यानी इसकी सॉल्बिलिटी सबसे ज्यादा होगी पानी के अंदर, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड से, ओके। सब गैस है, गैस की सॉल्बिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर वाटर्स रादर देन इन वार्म वाटर, ओके। ऑब्वियसली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा सॉल्बिलिटी घटेगी, तो तुम देखते हो कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होता है वो ठंडे पानी में रहना पसंद करता है, गर्म पानी में, क्योंकि गर्म पानी में उसको ऑक्सीजन कम मिलेगा, क्योंकि गर्म पानी में टेम्परेचर ज्यादा है तो सॉल्बिलिटी कम होगी, यानी वहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगा,
ठीक है। और ठंडे पानी में चूंकि टेम्परेचर कम है तो सॉलिबिलिटी ज्यादा होगा, तो वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा घुला हुआ है तो उसको ज्यादा कंफर्टेबल होगा, ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाएगा। ये चीज है, ठीक है। ये 4 लिमिटेशंस हैं जो हेनरीज लॉ पर लागू नहीं। जैसे ज्यादा हाई प्रेशर पे हेनरी लॉ फेल हो जाएगा, बहुत लो टेम्परेचर पे हेनरी लॉ फेल कर जाएगा। अगर कोई गैस डिसोसिएट हो गया, आयन में टूट गया तो फेल कर जाएगा। अगर कोई गैस आपस में सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर लिया तो फिर फेल कर जाएगा। चलो ठीक है। हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लो सॉल्युबल गैसेज, जो कम सॉल्युबल गैस है उनके लिए वैलिड है, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियन, मीथेन गैस, सब के लिए वैलिड है। HCl, NH3, दो SL2 जाता है इनमें, NH3 डू नॉट फॉलो द हेनरीज लॉ, ये हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। HCl पहले बता दिया, क्योंकि ये आयोनाइज हो जाते हैं और फिर NH3 जो है वाटर से ही रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब यहां से कहानी सुनो, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सुनो। जैसे जैसे गैस का प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस क्या होगा, लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होता जाएगा। अब ध्यान सुना, इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब कि लिमिटेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। देखो, सॉफ्ट ड्रिंक का नाम तूने सुना होगा, सॉफ्ट ड्रिंक, भाई जो पीते हो कोका कोला वगैरह सब जो पीते हो सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, तो उसके अंदर भरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन गैस भरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पे, जैसे नॉर्मल अभी प्रेशर कितना है 1 atm, अरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm होता है, नॉर्मल प्रेशर है। अभी हम लोग जहां पर रह रहे हैं नॉर्मल प्रेशर है 1 atm, नॉर्मल, हम ग्राउंड पर हम लोग, ठीक है। लेकिन तुम जानते हो गैस को अगर पानी के अंदर घोलना है तो 1 atm से ज्यादा प्रेशर लेना ही पड़ेगा। नॉर्मल प्रेशर पे तो पानी में तुम चाहते हो कि जैसे मान लो कि हम चाहते हैं कि पानी के अंदर और ऑक्सीजन को घोले, तो और ऑक्सीजन को घोले तो अपने आप घुल जाएगा, पहले से तो घुला ही हुआ है। तो नॉर्मल कंडीशन में 1 atm प्रेशर में कुछ कुछ घुला हुआ है, कुछ कुछ सॉल्युबिलिटी, हम चाहते हैं ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो, तो क्या करेंगे, प्रेशर को और बढ़ाएंगे, अब प्रेशर को बढ़ा करके उसको सॉल्युबल करेंगे, तो प्रेशर तो 1 atm से ज्यादा करना ही पड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोलना है, मेरी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन तो है वो एक तरह का, तो उसके अंदर घोलना है तो प्रेशर को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। 1 atm से ज्यादा प्रेशर, 3 atm, 4 atm, 5 atm प्रेशर पर उसको घोला जाता है, एकदम हाई प्रेशर में घोला जाता है, ठीक है। जैसे ही उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको सील को तोड़ते हैं या कोका कोला के इसको ऊपर वाला ढक्कन खोलते हैं, हिला दो तो पूरा गैस बाहर निकलता है फड़फड़ा करके, देखती हो ना, देखती हो, जैसे कुछ सेलिब्रेशन टाइप का होता है तो शैंपेन खोलता है, शैंपेन भी वैसे निकलता है। तो हाई प्रेशर पे वो गैस जो है वो सॉल्युबल होता है। अब जैसे तुम घोलोगे तो वो हाई लो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगा फटाक से, तो यही होता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हेनरी लॉ का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, प्रेशर बढ़ा देते हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, समझेगा। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक, क्लियर हो गया भाई। कोका कोला, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, ये सब जो सुनते हो इतना भी। उसके बाद बता दिया कि एक्वेटिक एनिमल ठंडे पानी में रहना पसंद करेंगे कि गर्म पानी में, हाँ ठंडे, क्यों ठंडे पानी में, क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा घुला हुआ है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, क्लियर, क्योंकि टेम्परेचर कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो जैसे तालाब में देखोगे गर्मी के मौसम में ऊपर वाला पानी गर्म होता है, नीचे अंदर वाला कभी नहीं हो, नहीं हो, देखिए घसीट के नीचे से पंडित भी उठा के ले जाए, तो ऊपर वाला पानी क्या होता है, गर्म होता है, नीचे वाला ठंडा होता है। तो नीचे ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा घुला होगा और ज्यादा ऑक्सीजन उसको मिलेगा, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो सिंपल बात है वहां पे ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो ज्यादा सर्वाइव कहां पर कर पाएगा, ठंडा पानी में, गर्म पानी में, हाँ, तो वहां पे घुलित ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है ठंडे पानी में। तो एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव बेटर इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर, क्लियर हो गया। ये भी एक तरह का हेनरी लॉ का ही एप्लीकेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट दो ये बता रहा हूं, टू अवॉइड बेंड्स स्कूबा डाइवर यूज एयर डाइल्यूटेड विद द हीलियम गैस इन ब्रीथिंग टैंक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो स्कूबा डाइवर होते हैं, जो समुद्र के अंदर गोताखोर होते हैं, जो समुद्र के अंदर जाते हैं गहराई में, ओके, तो अपने साथ एक टैंक ले जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रीदिंग टैंक। ऑक्सीजन तो जानते हो पानी में बहुत कम होता है, अरे एक्वेटिक एनिमल को ऑक्सीजन की मात्रा कम चाहिए तो वो तो सर्वाइव कर जाता है। हम लोग को तो पानी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए, ओके, हम लोग का तो बहुत ज्यादा मोर कॉम्प्लेक्स है हम लोग का बॉडी, ओके, उसके कंपैरिजन में तो हमको तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो हम ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ेगा। पानी के अंदर कैसा होगा, मर ही जाएगा बहुत देर तक, तो टिक नहीं पा सकते हो, ठीक है। अब वैसे भी वो एक्वेटिक एनिमल का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अलग है ऑब्वियसली, ओके। तो जो उसमें पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ, उस ऑक्सीजन का तो हम लोग इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, तो हमको तो ऑक्सीजन चाहिए। तो जो स्क्यूबा डाइवर होते हैं, गोताखोर जो होते हैं, गोताखोर, ओके, वो अपने साथ ब्रीदिंग टैंक ले जाते हैं ऑक्सीजन। अब तुम सोचो, इंपॉर्टेंट बात सोचो कि अगर ऑक्सीजन को अगर उस डायरेक्टली ले गया, मेरी बात ध्यान सुना,
ऑक्सीजन को टैंक के अंदर, खाली प्योर ऑक्सीजन को टैंक के अंदर भर लिया, तो प्योर ऑक्सीजन को टैंक के अंदर भर कर ले जाओगे और वो समुद्र की गहराई में जाएगा जाएगा जाएगा। मान लो ये लेवल है, ये लेवल है, आप गहराई में जाता जाएगा तो जानते हो गहराई में जैसे जाते जाते प्रेशर बढ़ता जाता है। और जैसे पानी अभी तुम ऊपर में हो तो तुमको प्रेशर नहीं लगेगा, लेकिन जैसे पानी नीचे आया तो थोड़ा पानी ऊपर आ गया तुम्हारे पास तो प्रेशर दबाएगा तुमको, फिर नीचे आओगे तो और पानी बढ़ेगा और दबाएगा। जैसे जैसे गहराई में जाता है प्रेशर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो नीचे गहराई में जाने में प्रेशर बढ़ेगा, तो जब गोताखोर समुद्र की गहराई में जाएगा तो ऊपर से नीचे आने में उसमें क्या होगा कि जब वो सांस लेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन उसके शरीर में घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आने में प्रेशर बढ़ रहा है, और उसके पास ब्रीदिंग टैंक है, उसमें क्या होगा कि प्रेशर बढ़ने के कारण बोलो उसके शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे तो अच्छी बात है ना, ऑक्सीजन ज्यादा सॉल्युबल हो जाता है तो अच्छी बात है। अच्छी बात है बुरी बात है? अरे ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है तो अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। जो ऊपर से नीचे आ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, गहराई में जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बुरी बात है। क्यों? ऊपर से नीचे आने में तो अच्छी बात है, जैसे नीचे से ऊपर जाएगा वो, तो जानते हो कि नीचे से ऊपर जाने में बहुत तेजी से ऊपर जाता है, तो अचानक प्रेशर घटेगा, अचानक प्रेशर घटेगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घटेगी। हेनरी लॉ, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घटेगी, क्योंकि ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो गहराई कम होगा, गहराई धीरे धीरे ऊपर जाएगा, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, धीरे धीरे तो नहीं जाएगा, तो प्रेशर बहुत घटेगा, प्रेशर बहुत घटेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की घटेगी। तो जो हमारे शरीर में जो ऑलरेडी ऑक्सीजन घुला हुआ है, गोताखोर के शरीर में जो ऑलरेडी जाते समय में ऑक्सीजन घुला था, अब आने समय में वो ऑक्सीजन निकलना स्टार्ट होगा। अब निकलना स्टार्ट होगा, वो तेजी से निकलेगा, तो निकलेगा तो अचानक तो नहीं निकल पाएगा, सॉल्युबिलिटी उसकी घटेगी, तो क्या होगा, नस उसको फाड़ देगा, एकदम बने के बुलबुला, उसका बॉल गैस का, ऑक्सीजन गैस का बुलबुला बनेगा। अब नस उसको फाड़ सकता है, आदमी मर सकता है। उसको उस कंडीशन को बोलते हैं बेंड। कौन कंडीशन बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कंडीशन को बोलते हैं बेंड की स्थिति। तो जितना तेजी से ऑक्सीजन जाने समय में घुला था, आने समय में उससे ज्यादा तेजी से वो निकलना स्टार्ट करेगा, तो निकलेगा नहीं, सॉल्युबिलिटी से आने समय में तो सॉल्युबिलिटी उसकी घटेगी, तो उतना तेजी से निकलेगा नहीं, कम सॉल्युबल रहेगा, तो निकलना शुरू हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकलेगा तो बहुत ही दर्दनाक होगा, अगर शरीर से ऑक्सीजन निकलता है बहुत दर्दनाक होता है। ओके, तुम्हारा नस नस दर्द करने लगेगा, फट जाएगा, हो सकता है तुम मर भी सकते हो। उस कंडीशन का नाम है बेंड। तो ऐसा कुछ व्यवस्था करो कि आने टाइम में ऑक्सीजन ज्यादा घुले ही नहीं, घुले जरूरत के लायक घुले, लेकिन ज्यादा तो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ कुछ मात्रा में हीलियम गैस का, हीलियम की जानते हो सॉल्युबिलिटी कम होती है, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी इससे ऑक्सीजन से तो कम होती है ना। अरे समझिए, टेबल देखो ना, टेबल देखो, देखो केएच की वैल्यू इसकी कम है ना, तो ऑक्सीजन की केएच की वैल्यू कम है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। नाइट्रोजन से सॉल्युबिलिटी तो ज्यादा है, नाइट्रोजन से, हीलियम से भी ज्यादा है, क्योंकि इसकी केएच की वैल्यू कम है। तो ऑब्वियसली कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम है, ज्यादा है, तो अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन और हीलियम डाल देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी तो कम है। तो अब दो तीनों मिक्स हो गया, मिक्सिंग हो गया, तो आपका होगा जब जाते ऊपर से नीचे जाएंगे गहराई में तो ज्यादा ऑक्सीजन नहीं घुलेगा, तो नीचे से ऊपर आएंगे तो फिर ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा निकलेगा, दिक्कत नहीं, वो परेशानी नहीं होगी। तो बेंड के कंडीशन से बचने के लिए स्कूबा डाइवर ब्रीदिंग टैंक के अंदर ये सब मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, हीलियम से डाइल्यूटेड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, हीलियम नाइट्रोजन से डाइल्यूटेड। ओके, तो एग्जाम पूछ सकता है कि स्कूबा डाइवर, व्हाई स्कूबा डाइवर यूज्ड हीलियम डाइल्यूटेड ऑक्सीजन, हीलियम एंड नाइट्रोजन डाइल्यूटेड ऑक्सीजन गैस इन ब्रीदिंग टैंक्स। ओके, तो बोल सकते हो कि उसकी सॉल्युबिलिटी को घटाने के लिए, समझे? इंपॉर्टेंट है। टू अवॉइड वेंट्स, स्कूबा डाइवर यूज एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम गैस इन ब्रीदिंग टैंक्स। नाइट्रोजन भी उसके अंदर होता है, कितना परसेंट बता दिया, क्लियर हो गया? तो बेंड का कंडीशन किसको बोलते हैं? माने बेंड के कंडीशन से बचने के लिए हम लोग ब्रीदिंग टैंक के अंदर प्योर ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एक मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर हीलियम, और वो भी मिक्सचर में कौन गैस का मिक्सचर होना चाहिए? वो गैस जिसकी सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी कम है, जिसका केएच का वैल्यू ज्यादा है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, तब ना ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा नहीं घुलेगा, ऑक्सीजन कम घुलेगा। जाते समय में ऑक्सीजन कम घुलेगा तो आने समय में ऑक्सीजन का टेंशन है ही नहीं, ठीक है? हाँ, ये चीज है। एट हाई, अब बहुत सारे लोग जो है सब माउंटेनियर होते हैं, जो सब ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो जानते हो जैसे ऊंचाई पर जाते 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 प्रेशर घटता जाता है, प्रेशर घटता जाता है, तो ऊपर जाते जाओ प्रेशर घटेगा, तो बहुत बड़े पहाड़ पे तुम चढ़ गए कभी तो प्रेशर घट जाएगा। अब प्रेशर घट गया तो तुमको ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाएगी, अब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कमी होगी तो सांस लेने में दिक्कत होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस कंडीशन को लिखा हुआ है एट हाई एल्टीट्यूड पीपल सफरिंग फ्रॉम एनोक्सिया, उस बीमारी का नाम है एनोक्सिया। जब ऑक्सीजन कम मिलेगा तो शरीर सांस लेने में दिक्कत होगा, तो उस कंडीशन बोलते हैं एनोक्सिया। उसमें दिमाग काम करना बंद कर देता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, तुम पागल की तरह करोगे, जहां मजाक नहीं कर रहे हैं। तो एनोक्सिया हो जाता है हाई एल्टीट्यूड पे, क्योंकि लो प्रेशर पे लो सॉल्युबिलिटी ना होगी
तो ये भी तो हेनरी लॉ है, तो ये भी हेनरी लॉ है, ये भी हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ का सब एप्लीकेशन है, ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड पे एनोक्सिया होता है, समुद्र की गहराई में बेंड्स का कंडीशन हो जाता है, ठीक है। ये सारी बातें एनसीईआरटी में दी हुई है, दिखा देता हूं, लो देखो, जो क्या लिखा हुआ है, हेनरीज लॉ फाइंड्स several applications in industry and explains some biological phenomena. Notable among these are to increase the solubility of CO2, to increase the solubility of CO2 in soft drinks and soda water में soft drink में, okay. Bottle is sealed under high pressure, bottle को sealed किया जाता है under high pressure. Scuba diver must cope with high concentration of these dissolved gases while breathing air at high pressure underwater. Increased pressure increases the solubility of the atmospheric gases in blood. Blood के अंदर बहुत ज़्यादा गैस soluble हो जाता है high pressure पे अंदर जाने में. When the divers come and towards surface, the pressure gradually decreases. Pressure जैसे ऊपर आएगा surface के ऊपर तो उसका pressure क्या होगा, धीरे-धीरे घटना start होगा. This releases the dissolved gas को release करेगा oxygen gas को, okay, and leads to the formation of bubbles. ओके, बबल्स बनेगा ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, ब्लड के अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। दिस ब्लॉक कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जो हमारे शरीर में कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, उसको ब्लॉक कर देगा एंड क्रिएट्स अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंड्स, एक कंडीशन पैदा करेगा, उसको बोलते हैं बेंड्स, ओके, व्हिच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ, बहुत दर्दनाक होता है वो, ओके। नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ रखा ही जाता है, जब एयर लेके जाओगे तो एयर पे तो नाइट्रोजन तो ऑलरेडी है ना, तो नाइट्रोजन का बुलबुला बनेगा उसमें, किसका बुलबुला बनेगा, लिख दिया क्वेश्चन का एक एक बात समझा करो, बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, ब्लड के अंदर नाइट्रोजन का बबल बनेगा, एयर के अंदर तो नाइट्रोजन रहेगा, हीलियम बाद में उसमें ऐड करते हैं, एयर से हीलियम से डाइल्यूट करते हैं उसको, ठीक है, याद रखना, ताकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, इसलिए टू अवॉइड बेंड्स, बेंड को खत्म करने के लिए, एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन द ब्लड, द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद द हीलियम, वो लिखा हुआ है, इज दैट क्लियर? हां, at high altitude the partial pressure of the oxygen is less than that at the ground level, pressure वहां घट जाता है altitude पे, ऊंचाई पे, this leads to low concentration of the oxygen in the blood and tissue of the people living at high altitude or climbers. Low blood oxygen causes climbers to become weak and unable to think clearly, सोचने पे तुम सोच ही नहीं पाओगे क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, दिमाग ही काम नहीं करेगा, symptoms of the condition is known as anoxia. हेनरी लॉ क्या आता है, गैस की solubility लिक्विड के अंदर पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पार्शियल प्रेशर गैस की ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, कम होगी प्रेशर, सॉल्युबिलिटी कम होगी, यही हेनरी लॉ है। हेनरी लॉ से रिलेटेड एक सॉल्युबिलिटी को हमने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बोल दिया, ओके, तुम चाहो तो सॉल्युबिलिटी बोल सकते हो, कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो, चलेगा। KH यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट है, KH का सिंबल याद रखना है, KH ऐसे लिखा गया है नाम, ऐसे गलती मत करना, KH जिस गैस की ज्यादा होगी किसी सॉल्वेंट के अंदर, ये लिक्विड वाटर सॉल्वेंट के अंदर, उसका सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा, KH टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओके। ये सारी बातें हमने कर लिया, छोटी छोटी बातें थी बट इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। और बाकी मैंने बोला कि हीलियम का KH का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, फिर नाइट्रोजन का उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी उससे KH की वैल्यू से और बोलो कम होती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ा ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी और ज्यादा होती है, ये सारी बातें हमने बोलो कर लिया। अब बाकी ये टेबल बता दिया, और ये इसका लिमिटेशन है कि जहां फेल कर जाता है, और ये उसकी एप्लीकेशंस है। इज दैट क्लियर? जो नोट नहीं किया नोट करो, ओके। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।